गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर विजेंद्र सिंह तंवर, एसोसिएट प्रोफेसर इन इंग्लिश और वर्तमान में मैं राजकीय महाविद्यालय गुड्डा में पदस्थापित हूँ। जो इस कोरोना काल के कारण जो वीडियो सीरीज बनाई जा रही है आपके सिलेबस को कवर करने के लिए, उसमें आज की जो वीडियो है वो बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए है। विषय है इंग्लिश लिटरेचर, पेपर फर्स्ट, और इसमें जो सेकंड पार्ट है एक्सप्लेनेशन का, यानी कि ये जो पोएम हमने किया था, इसके पहला दो वीडियो में हम 3 स्टांजा कर चुके थे। ये आखिरी जो भाग है 2 स्टांजा, चौथा और 5वां स्टांजा, यानी लाइंस 34 से 55 तक की, उनका एक्सप्लेनेशन तरुदत्त की आवर कैसुलिना ट्री जो पोएम है उसका इसमें हम कर रहे हैं। जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूँ कि अगर आपको एक्सप्लेनेशन आ गया तो आप किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अब हम सबसे पहले कवित्री के बारे में जानेंगे। तरुदत्त जो है हिंदुस्तान की बहुत ही प्रसिद्ध लेडी कवियत्रियों में से एक है। ये 1856 में इसका जन्म हुआ और 1877 में इसकी डेथ हुई। बहुत इंपॉर्टेंट इंडियन राइटर मानी जाती, जो इंग्लिश में लिखती थी और इंडो एंग्लियन लिटरेचर की जो शुरुआत की में बहुत ऊंचा स्थान इसका था। इसकी रचनाओं में आकर्षण है और वो उसको इसीलिए अमर बनाता है। ये एक ऑलराउंडर टाइप की पर्सनालिटी थी, पोएट थी, नॉवेलिस्ट थी, ट्रांसलेटर और न जाने क्या क्या कह सकते हो, सभी प्रकार के उसमें गुण थे। इसकी डेथ 21 साल की, यानी अपने जीवन में केवल 21 साल तक ही जीवित रही और 21 साल में इसने वो चीजें हासिल की जो कि बड़े बड़े कवि अपने बहुत लंबे जीवन काल में प्राप्त नहीं कर सकते। बहुत ही शानदार ढंग से ये अपनी कविताएं लिखती है, उसमें सभी चीजें होती हैं। नंबर 1 तो इसके बारे में थोड़ा सा और मैं बता दूं कि ये जो है कवित्री एक हिंदू परिवार में पैदा हुई 1856 में। इसके पिता गोविंद चंद्र दत्त हिंदू थे, लेकिन वो क्रिश्चियनिटी में प्रभावित होकर 1862 में उन्होंने सारे परिवार के साथ ईसाई धर्म को अपना लिया। इनके परिवार में दो बहन और भाई और थे, एक अबजू भाई और अरु बहन थी इससे बड़ी। सभी टीबी की बीमारी से ग्रस्त थे और यही कारण था कि अबजू की डेथ 1864-65 के आसपास अबजू उसके भाई की डेथ हो गई। फिर ये 1868 में सभी विदेश चले गए, यूरोप के टूर पर चले गए। वहां पर इन्होंने फ्रेंच वगैरह सीखी, इंग्लिश सीखी और उन्होंने फ्रेंच भाषा सीखकर फ्रेंच की जो पोएम्स थी उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और उस ट्रांसलेटेड वर्क का जो नाम था वो रखा ए सीफ ग्लीन्ड इन फ्रेंच फील्ड, वो रखा और वो काफी पॉपुलर हुआ। और उसके बारे में एक क्रिटिक ने तो यहाँ तक कहा कि अगर हमारे सभी पोएम खो जाए फ्रेंच की तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम बहुत सारी पोएमों को तो इनसे ट्रांसलेट कर वापस फ्रेंच में लिख लेंगे। ये बहुत सी भाषाएं जानती थी, जर्मन, फ्रेंच, संस्कृत, इंग्लिश जानती थी और इन्होंने वहां पर इंग्लैंड में अच्छा समय बिताया। 1873 में वापस आए हैं, तब तक वो वही रही और आने के बाद उन्होंने इंडियन जो थीम्स और इंडिया की जो हीरो हीरोइंस है उनके ऊपर भी कविताएं लिखी, जैसे सावित्री, सत्यवान, सीता, लक्ष्मण, ध्रुव, एकलव्य, दशरथ, प्रहलाद और हिरण्यकश्यप, इन पर भी लिखा है। और ये सब चीजें उन्होंने अपने संस्कृत कल्चर से, कैसे संस्कृत महाकाव्यों से या ग्रंथों से इनके बारे में जाना और उसने फिर इस रचनाएं की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ के 5 साल बाद 1882 में इन मरणोपरांत इन सबको प्रकाशित किया गया। उस एंथोलॉजी का नाम था एंशिएंट बैलेड्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान और उसकी जो इंट्रोडक्शन लिखी थी वो एडवर्ड गोस ने लिखी थी, जिसने लिखा था कि लिटरेचर में कोई भी ऐसा सम्मान, नोबेल प्राइज वगैरह कुछ भी अगर उस टाइम होता तो इस लड़की को अवश्य ही मिलता। इसने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। 21 साल की एज में उन भाषाओं में लिखा जो कि इसकी मदर टंग से बहुत दूर तक
तब उनका कोई लेना देना नहीं था। वो एक नंबर की पोएट्रेस कह सकते हो थी। जो आवर कैसुरिना ट्री जो पोएम बहुत ही प्रसिद्ध कविताओं में से एक है, सिंबॉलिक है। और कैसुरिना ट्री इंडिया का प्रतीक है और उस पर बहुत सी चीजें हैं जो इंडिया कल्चर का और उसका सब प्रतीक है। तो ये लगभग जहाँ पे इंडो एंग्लियन पोएट्री पढ़ाई जाती है वहां पर ये पोएम शामिल होती ही है, इतनी पोएट्री पॉपुलर है। ये पोएम उसकी नेचर के प्रति प्रेम को दिखाती है कि किस प्रकार वो माइन्यूटली एक एक चीज को ऑब्जर्व करती है। और यहाँ पर जो पेड़ जिसका वर्णन है वो वैसे तो फिजिकली तो कवित्री के घर का कवि पेड़ है, लेकिन वो एक सिंबल है टाइम का, इटर्निटी का, रिमेम्बरेंस उसकी भाई और बहन के यादों से जुड़े हुए का, ये सब चीजों से जुड़ा हुआ है। और ये दिखाती है कि ये जो पोएम है कि कितनी बड़ी वो नेचर की कवित्री थी। अब जैसा कि हमने पहले स्टैंडर्स में देखा कि ट्री जो है किस का प्रतीक है, भारत कल्चर का है। और जो अजगर जो लिपटा हुआ है, जो बेल जो के बारे में कहा गया था कि कोई और पेड़ होता तो नष्ट हो जाता है। यानी भारतीय संस्कृति ने इतने बड़े युद्धों को, इतने बड़े अटैक्स को सहन किया और उसकी एम्बेलिशमेंट यानी उसकी ब्यूटी बढ़ी, नष्ट नहीं हुई भारतीय संस्कृति। और कोई संस्कृति होती तो वो नष्ट हो जाती। तो ये कुछ चीजें सिंबॉलिक है, कुछ उसकी व्यक्तिगत जीवन से है, कोई ऑब्जेक्टिव है, कोई सब्जेक्टिव है। तो उसी चीज को चलते चलते वो आखिर में यहाँ तक पहुंचती है, कहती है कि जो कवि है वो महसूस करती है कि पेड़ भी उसके भाई और बहन की डेथ पर दुखी है और वो अपना दुख व्यक्त कर रहा है। तो वहां से पोएम शुरू करते थे। अननोन, यहाँ पर जो अननोन वर्ड है इसके दो मीनिंग है। एक तो नेटिव लैंड क्योंकि विदेश में है कवि, और दूसरा कह सकते प्लेस वेयर डिपार्टेड सोल गो, यानी जहां पर दिवंगत आत्माएं जाती है वो जो स्थान है वो येट वेल नोन टू द आईज ऑफ फेथ। वो अननोन है, कोई नहीं जानता उसके बारे में, लेकिन जिनको विश्वास है, जो ये मानते हैं कि मरने के बाद आत्मा वहां जाती है, ये होता है, उनको पूरा सब कुछ, विश्वास वालों को सब कुछ ज्ञात होता है। अगर आपको विश्वास है तो सब कुछ है, और नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कवित्री को पूरा विश्वास है कि ये है, जो चीज वो मान रही है वो है। कि कवित्री मान रही है कि ये जो पेड़ है वो अपना दुख व्यक्त कर रहा है उसकी आत्मा की शांति के लिए भाई बहन, और ये वो विश्वास करती है कि किसका दुख वहां तक पहुंचेगा। I have heard that wail, wail cry यहाँ पर expression of sorrow कह सकते हो, दुख की अभिव्यक्ति। Far far away in distant lands, दूर दराज के देशों में भी मैंने इसको सुना है। By many a sheltered way, many एक मतलब many, बहुत सारी खाड़ियों में यानी कि देशों में। When slumbered, slumbered नींद में सोए हुए। इन हिज केव द वाटर रेत, वाटर रेत का मतलब समुद्र की रेत होता है, घोस्ट या आत्मा, समुद्र की आत्मा जो सोई हुई थी। एंड द वेव्स जेंटली किस्ड द क्लासिक शोर, और समुद्र की लहरों की जो टकराहट धीरे से प्रेम से जो उन किनारों को छू रही थी। कौन से देशों के? क्लासिक, क्यों? यहाँ पर लिटरेचर है, सब कुछ है, ब्यूटी है, उन्नति है, और फ्रांस और इटली के छू रही थी। बेनीथ द मून, चंद्रमा की रोशनी में। उन पेड़ों या उस आवाज को when अर्थ ले ट्रांस बेहोशी में, जब पूरी धरती बेहोशी में पड़ी थी। इन ए ड्रीमलेस मूड, बेहोशी इसमें सपन, इस खास करके जब आप बाहर के किसी स्टिमुलस को रिएक्ट न कर पाए, सुकून बेहोशी में पड़ी हुई थी। एंड एवरी टाइम द म्यूजिक रोज, देखिए ये समुद्र की लहरों की जो टकराहट है, जो पत्थर, गोल पत्थर जब आते थे तो उसके सामने एक इमेज आ जाती थी, उसकी आंखों के सामने, यानी मन की आंखों सामने आ जाती थी। बिफोर माइंड इनर विजन रोज ए फॉर्म सबलाइम, एक इमेज बहुत ही सबलाइम, श्रेष्ठ, ग्रेट एक्सीलेंस, ब्यूटी की एक इमेज उसके मन की आंखों के सामने आ जाती थी। वो किस चीज की इमेज होती थी? दाई फॉर्म, और मन तुम्हारा रूप, तुम्हारी आकृति। ओ ट्री एज इन माई हैप्पी प्राइड, जैसा मैंने अपने
युवा अवस्था में खुशी के समय में जब मैं बहन भाइयों के साथ खेलती थी, वैसी इमेज आई saw thee in my own beloved native climate region politics, जैसा कि मैंने तुम्हें अपने मातृभूमि पर देखती थी, वैसी इमेज मेरी आंखों के सामने आ जाती थी। कवियत्री क्या कहना चाहती है, जब वो विदेश में रहती थी और कभी उसको समुद्र की आवाज सुनाई देती थी लहरें किनारों पर टकराने की, तो उसको वो सब कुछ याद आ जाता था, जो कि वैसी इमेज उसकी आंखों के सामने पेड़ की कैसे उड़ना ट्री की आ जाती थी। अब इसको देखिए इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं। द फोर्थ स्टैंजा इज हाईली फिलोसफिकल। ये जो स्टैंजा हमने अभी पढ़ा ये बहुत ही फिलोसफिकल है। द पोएट ऑब्जर्व्स अननोन येट वेल नोन टू द आईज ऑफ फेथ। इसे अननोन है लेकिन जो फेथ है जिसमें आस्था है उसके लिए वो चीज नोन है। हियर द टर्म अननोन डिनोट्स, जो अननोन जो टर्म है वो डिनोट करती है किस चीज को, किस चीज का प्रतीक है, नॉट सिंपली द नेटिव होम ऑफ द पोएट, कवियत्री का नेटिव होम नहीं, बट आल्सो द वर्ल्ड ऑफ द डिपार्टेड सोल, जो दिवंगत आत्माओं की जो दुनिया है वो स्थान को भी संकेत करती है, उसका भी प्रतीक है। ए मैन हु हैज द आई ऑफ फेथ, जिस आदमी को विश्वास है, कैन सी द अननोन एज वेल नोन, उसको जो चीज पता है वो भी है, जो नहीं पता उसको विश्वास से पता चल जाती है। योगा also says that when a man has an unwavering faith, माने अटल पक्का, wavering faith in the existence of the divinity through the art of meditation and poetry, if a person has firm faith in something, nothing remains unknown to him in the universe. He knows everything. Because he lives on the plane of consciousness, usually felt as vacuum of the transcendental stage of samadhi. Everything he is able to know. That is why exactly Tarudat feels here. Interestingly, Taru's mystical and spiritual approach to poetry is centered to her profound knowledge of great Sanskrit epics and scriptures, so religious books. The music which Taru refers here is not an ordinary music which we hear in our day-to-day life. It is music of the soul, which once it is attained, never dies and continues to vibrate with the highest perseverance. जानकारी कह सकते हो, knowledge, ज्ञान in the mind of the seeker जो चाहता है उसके लिए. Tarudat is not like the skylark of Shelley. Shelley की तरह नहीं है. Scorner of the ground, मतलब धरती से दूर भागे, हकीकत से दूर भागे. But she is skylark of Wordsworth. वो वर्ड्सवर्थ के स्काईलार्क की तरह है. ये पिलग्रिम ऑफ द स्काई, पिलग्रिम में जाए और फिर वापस धरती पर आए. And does not despise earth where cares abound. जहाँ पर जितनी चिंताएं वगैरह रहती है उससे वो नफरत नहीं करती, उससे भागना नहीं चाहती. यानी कि कुल मिलाकर वो हकीकत की दुनिया में रहना चाहती. अब करते लास्ट स्टांजा. इन सब चीजों को देखते हुए, यानी पेड़ उससे इतना अटैचमेंट है कि विदेश में जब भी कोई समुद्र की लहरें थोड़ा सा वैसा ही शोर करती है, उसकी आंखों के सामने उसकी इमेज आ जाती है. तो कवित्री कहती है, देयरफॉर, इसलिए, आई फेमन, खुशी खुशी, वुड कॉन्सिक्रेट, डेडिकेट, समर्पित करना, 11 सॉन्ग में एक गीत तुम्हारे को खुशी खुशी समर्पित करना चाहूंगी, unto thy honor, तुम्हारे सम्मान में. Be beloved of those, तुम उन लोगों के भी प्रिय थे, who now in blessed sleep for a repose, for even forever, जो कि हमेशा के लिए अब आराम कर रहे हैं, एक चिर निद्रा में, यानी मृत्यु के बाद जो सो गए हैं उसमें वो लेटे हुए हैं, उनके भी तुम बहुत प्रिय थे. Dearer than life to me, alas were they, और वो व्यक्ति, वो पर्सन्स मुझे मेरे जीवन से भी ज्यादा प्यारे थे. यानी ऑब्वियसली वो किसको रेफर कर रही, अपने भाई और बहन का जिक्र कर रही है. कवित्री कहती है, मेस्ट दाउ बी नंबर्ड, कि भगवान करे तुम्हारी संख्या काउंटिंग हो, तुम्हारा नाम आए. व्हेन माय डेज आर डन, जब मैं मर चुकी हूँ तुम्हारी गिनती हो. विद डेथलेस ट्रीज, सॉरी, उन अमर पेड़ों में, लाइक दोज इन बोरोडेल, बोरोडेल लेक डिस्ट्रिक्ट में जगह है, और इसके ऊपर
कवि वर्ड्सवर्थ ने काफी अच्छी पोएम्स लिखी हैं। यहाँ पर यू ट्रीज को अमर कर दिया, जैसे वहां पर कोई नहीं जानता था यू ट्रीज को, लेकिन वर्ड्सवर्थ ने उनको अमर कर दिया। वैसे ही वो भी अपने इन पेड़ों को अमर करना चाहती है। किनको? कैसुलिना ट्री को। अंडर हुज आवफुल ब्रांचेस, जिसकी टहनियों, जो कि डरावनी टहनियां है, लिंगर्ड मतलब ठहरता, पेल फियर ट्रेमलिंग हो मतलब डर, मौत का भय, उम्मीद की कांपती हुई उम्मीद, ये सब चीजें एक्चुअली कई मीनिंग है इन चीजों का। एक तो मीनिंग ये है कि यहाँ पर ये ऐसा अमर हो जाएगा कि इनको न तो डर लगेगा, न मौत कुछ बिगाड़ पाएगी, न स्केलेटन होगा, न कुछ होगा। लेकिन दूसरा मीनिंग वो है कि जिस पेड़ों के नीचे खेलते खेलते हमने भय भी लगा और उम्मीद भी कांपती, मतलब कम उम्मीद लगी भी, पता नहीं मेरे बहन भाई जी पाएंगे या नहीं, या डेथ आएगी, स्केलेटन धीरे धीरे कमजोर होकर स्केलेटन हो जाना और टाइम समाप्त होकर शैडो की तरह सब कुछ समाप्त हो जाना, वो सब चीजें महसूस की। उसके बावजूद जो कवि है, कवित्री जो है, वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि ये पेड़ अमर हो जाए। एंड दो वीक द वर्स, कवित्री कहती है हो सकता है कि मेरी जो वर्स वन, मेरी पोएम जो है वो कमजोर है, दैट वुड दाई ब्यूटी फेल, जो तुम्हारी सुंदरता को खुशी खुशी डिस्क्राइब नहीं कर पा रही है, ओ फेन रियर्स, मैं फिर खुशी खुशी प्रैक्टिस करना चाहूंगी, मे लव डिफेंड दी फ्रॉम ओब्लिवियन, ओब्लिवियन फॉरगेटफुलनेस, जो भूलना की जो चीज होती है, जिसको भुला दिया जाता है चीजों को, उससे तुम्हें मेरा जो प्यार है पेड़ के प्रति, वो प्यार तुम्हें बचाएगा, तुम्हें अमर कर देगा। अब देखिए कवि क्या कहता है, अब हम इसको एक्सप्लेनेशन पर देखिए। इस फाइनल स्टांजा में स्पीकर जो है, यानी कवित्री जो है, कैसुलिना ट्री के सम्मान में कुछ बनाना चाहती है, क्योंकि वह उन का भी प्रिय पेड़ था ये, जो कि अब आराम से दुनिया से जा चुके हैं और लेटे हुए हैं अपनी कब्रों में। वो चाहते कि ये पेड़ की गिनती बोरोडेल में जो पेड़ थे, जो वर्ड्सवर्थ ने यू ट्रीज को अमर किया, वैसे ही इन पेड़ों को भी अमर कर दूं। और इस चीज में थोड़ा सा एक अंतर है, देखिए यू जो ट्री थे उसके, इंग्लैंड के, जिनको वर्ड के ऊपर वर्ड्सवर्थ ने लिखा, उसमें और कैसुलिना ट्री जो इंडियन वो है, दोनों में अंतर है, अलग अलग इमोशन से जुड़े हुए। कैसुलिना ट्री जो है किस चीज का प्रतीक है? नॉस्टैल्जिया, यानी पुरानी यादों का, तड़फ का और यादों का। जबकि इंग्लैंड का जो पेड़ है वो एकाकीपन का, एकांत का, आइसोलेशन का प्रतीक है। जो फाइनल लाइंस जो है इस पोएम में, वो बहुत ही जबरदस्त मेमोरी में लिखी हुई है। वो कहते हैं कि मेरा जो प्रेम है इस पेड़ के प्रति, वो प्रेम शायद इसको समय की जो हमारी भूलने की आदत है उससे उसको बचाएगा। अब अगर इसका निष्कर्ष निकाले तो हम कह सकते हैं, एट द एंड ऑफ द पोएम, पोएम के अंत में, शी एब्सोल्युटली ट्रांस द मोर्टल, वो जो कवित्री वो सब सीमाओं को पार कर जाती है, नश्वरता को, मेटेरियलिस्टिक भौतिकवाद को, मंडन ऑर्डिनरी फ्रेम ऑफ माइंड को, एंड अटेन्स द पावर ऑफ लव टू ओवरकम द नेगेटिव फोर्सेस ऑफ लाइफ लाइक डेथ एंड डार्कनेस, टेरर एंड फियर। इन सबको ओवरकम करने के लिए, काबू करने के लिए वो अपनी लव का, की शक्ति का इस्तेमाल करती है, जिससे कि वह डेथ को, डार्कनेस, टेरर और फियर पर काबू पा सके। इसी स्टांजा में जो वर्ड्स और फ्रेजेस जैसे ट्रेम्बलिंग होप, लव, डेथ, स्केलेटन एंड ओब्लिवियन, ये बहुत ही सजेस्टिव है। सजेस्टिव का मतलब पुट द आइडिया इनटू माइंड क्लियरली, दिमाग में तस्वीर सामने रख देते हैं। She means to say that a man of unflinching love, unflinching का मतलब firm, which does not deviate under any circumstances, fix, love और devotion never fears the blows of, उनको प्यार मौत से कभी डर नहीं लगता। तरु दत्त does not express any desire to fade far away and dissolve, कवित्री ये इच्छा रखती है और दूसरे कवियों की तरह, शैली की तरह कि वो वहां से भाग जाए या उसमें मिल जाए। Their casualty does not make her long for easeful death, वो ये भी नहीं चाहती उसको आराम की मौत मिले। Instead, even though its timelessness mocks the transience of the human world, उसका टेम्परेरीनेस का मजाक उड़ाती है। The tree is to her a sport, वो उसको एक सहारा है, a reminder of the joy she once experienced with अब्जू और अरु, उसके भाई और बहन के साथ जो उसने, उसका याद दिलाने वाला पेड़ है ये।
So in the final stanza, इस stanza में तरुदत्त aware both of druidism and the customary tree love for nature. Druidism और प्रकृति का प्रेम के प्रति समर्पण. And customary tree worship in India, पेड़ों की पूजा की जाती है इंडिया में, which is to consecrate it. इसलिए वो चाहते हैं कि वो एक गीत उसको समर्पित करे in the casuarina tree's honor. उसके casuarina tree के सम्मान में. Thank you very much.